मध्य चक्र से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जिससे पूरा मध्य चक्र आपको वापस समझ में आ जाएगा। और यही सारे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा बच्चों कि हमें प्रत्येक टॉपिक से ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सब टॉपिक्स को लेना होगा जो पूरे प्रश्नों का समावेश करते हों। जैसे मध्य चक्र में अधिकतर जो सवाल पूछे गए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मध्य चक्र के चरण, मध्य चक्र के चरणों में लगने वाला समय, मध्य चक्र के चरणों के लक्षण और मध्य चक्र में जो हार्मोन्स काम में आते हैं यानी प्रजनन और गायनेकोलॉजी में काम आने वाले हार्मोन्स के बारे में बहुत अधिक बार पूछा जाता है। हम प्रश्नों को लेते हैं और इससे रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नों को करने से पूर्व आपको पूरा प्रश्न को पढ़ना है और उसके चारों ऑप्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही जवाब की ओर बढ़ना है। पहला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी अवस्था सामान्य रूप से मध्य चक्र में नहीं मिलती है। तो बच्चों, जब हमने मध्य चक्र पढ़ा था इसे हमने 4 अवस्थाओं में बांटा था। बहुत बार बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि सर 2 प्रावस्था होंगी, 4 अवस्थाएं होंगी, जैसे लूटियल फेज या फॉलिकुलर फेज 2 ही तो अवस्थाएं होती हैं। नहीं बच्चों, स्पष्ट तौर पर आपको मध्य चक्र को 4 अवस्थाओं में ही बांटना है। इसमें से एक अवस्था आती है प्रोईस्ट्रस, दूसरी अवस्था आती है ईस्ट्रस, तीसरी अवस्था आती है मेटिस्ट्रस और चौथी अवस्था आती है डाईस्ट्रस। तो हमने देखा यहाँ पे ये 4 अवस्थाएं हैं। एनीस्ट्रस जो अवस्था है वह अवस्था सामान्य रूप से नहीं मिलती है। एनीस्ट्रस को हमने पढ़ा था, यह वह अवस्था है जिसमें पशु मध्य में नहीं आता है, यानी पशु हीट में नहीं आना एनीस्ट्रस की श्रेणी में आता है। जो कि ध्यान रखिएगा बच्चों, जब किसी भी पशु का नाम नहीं लिखा जाता तो हम सामान्य तौर पर यहाँ बात करेंगे गाय की। और आपको याद होगा गाय क्या है, एक पॉलीईस्ट्रस एनिमल, यानी पॉलीईस्ट्रस एनिमल वह प्राणी कहलाते हैं जो कि साल भर एक निश्चित समय अंतराल पर ताव में आते हैं। इसका मतलब एनीस्ट्रस अवस्था सामान्य तौर पर गायों में नहीं मिलती। अगर बच्चों इसी सवाल को हम इस रूप में पढ़े, निम्न में से कौन सी अवस्था सामान्य रूप से कुतिया के मध्य चक्र में मिलती है, तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने कुतिया को सीजनल मोनोईस्ट्रस या डाईस्ट्रस प्राणी में पढ़ा था और वहां हमने देखा था कि एनीस्ट्रस एक सामान्य अवस्था है, जबकि गायों में यह सामान्य अवस्था नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर क्या जाएगा, सी। तो बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं, मध्य चक्र की अवस्था जिसमें गाय भैंसों में अंडोत्सर्ग होता है। तो जब मैंने आपको मध्य चक्र पढ़ाया था उस समय बताया था कि सभी पशुओं में अंडोत्सर्ग एक ही पीरियड में होता है जिसे हम ईस्ट्रस कहते हैं। ईस्ट्रस पीरियड में 2 बातें होती हैं बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, मेटिंग भी ईस्ट्रस पीरियड में ही होगी और अंडोत्सर्ग भी ईस्ट्रस पीरियड में ही होगा। यही एक पीरियड है जिसमें गाय बुल को माउंट करने देती है, इसीलिए इस पीरियड को हम स्टैंडिंग हीट भी कहते हैं। और इसी के साथ मैंने एक चीज और आपको पढ़ाई थी कि गाय भैंसों में यह पीरियड छोटा होता है, लगभग 12 से 24 घंटे का, इसलिए गाय भैंसों के अंदर यह अवस्था जल्दी निकल जाती है और अंडोत्सर्ग होते होते मेटिस्ट्रस अवस्था आ जाती है। यह एक स्पेशल पॉइंट था मेटिस्ट्रस अवस्था में, आपको याद आ रहा होगा। तो मध्य चक्र की अवस्था जिसपे गाय भैंसों में अंडोत्सर्ग होता है, इसका आंसर जाएगा बच्चों मेटिस्ट्रस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब आपको देखना है कि सवाल किस श्रेणी में आ रहे हैं। यह एक तरीके से मध्य चक्र के लक्षण के बारे में पूछ रहा है कि मेटिस्ट्रस अवस्था में क्या लक्षण मिलता है गाय भैंसों में अंडोत्सर्ग। बाकी सभी पशुओं में अंडोत्सर्ग कौन सी अवस्था में होगा, ईस्ट्रस अवस्था में, और मेटिंग कौन सी अवस्था में होगी, वह भी ईस्ट्रस अवस्था में ही होगी। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, मध्य चक्र की मध्य अवस्था किस पशु में सबसे छोटी होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए ये मैं स्पेशल क्लास लाया हूँ, जहाँ पर हम बात ये करेंगे कि प्रश्नों को पढ़ना कैसे है और उनको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो बच्चों,
मध चक्र की मध अवस्था। और बहुत बार मेरे प्यारे बच्चों आप ये गलती कर देते हो कि यहाँ पर आप सीधा मध अवस्था को ना पढ़ के ये पढ़ते हो कि मध चक्र की अवस्था सबसे छोटी किसमें होती है, और आप आव देखते हो न ताव सीधा भेड़ पे टिक कर देते हो, जो कि सरासर गलत है। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, जब हमने बात करी थी चक्र की तो आपको एक चक्र बनाना है, और यही चक्र हम मध चक्र के रूप में जानते हैं, जिसकी 4 अवस्थाएं थी। एक अवस्था थी प्रोईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मैट ईस्ट्रस और डाईस्ट्रस, जो कि मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं। अब आप सभी जानते हैं कि मध चक्र के अंदर सभी पशुओं में कुतिया को छोड़ दिया जाए और घोड़ियों को छोड़ दिया जाए तो ईस्ट्रस काल छोटा ही होता है, लेकिन गाय व भैंस में यह काल सबसे छोटा होता है। यहां पर बात मध चक्र की नहीं हो रही बच्चों, यहां पर बात हो रही है मध चक्र की मध अवस्था की। इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा कि गायों में यह सबसे छोटी होती है, और कितनी होती है 12 से 24 घंटे की। अन्य पशुओं में अगर अपन बकरी और भेड़ की बात करें तो ये 2 से 3 दिन होती है लगभग, और कुतिया में यह अवस्था 9 दिन की होती है। यही सवाल पूर्व की भर्ती परीक्षा में आया था, जिसे बच्चे गलत करके आ गए और उन्होंने ये समझा कि मध चक्र किस पशु में सबसे कम होता है। मध चक्र सबसे कम भेड़ में जरूर होता है, लेकिन मध चक्र की मध अवस्था गायों में सबसे छोटी होती है। तो लाडलो ये कर लोगे सवाल, इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये सवाल भी मध चक्र की अवस्था में लगने वाले समय से ही पूछा गया है। अगर आप इसी तरीके से प्रत्येक टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करोगे तो आंसर आपके बन जाएंगे, सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता, यह मैं आपसे वादा करता हूं। प्रश्न 4, वह ग्रंथि जो शरीर के अन्य हार्मोन के स्त्राव को नियंत्रित करती है। यह भी पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन वहां प्रश्न दूसरी तरीके से पूछा गया था, भाषा को बदला गया है। आप सभी जानते हैं मस्तिष्क के थैलेमस भाग में एक ग्रंथि मिलती है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और यही हाइपोथैलेमस एक हार्मोन स्त्रावित करती है जिसे हम रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। और प्रजनन से संबंधित हार्मोन आप सभी जानते हैं कौन सा हार्मोन है, GnRH, जो कहां कार्य करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग पर, और वहां से गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाता है। इसी तरीके से बच्चों 6 रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्त्रावित होते हैं और एक इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्त्रावित होता है। इसका मतलब मास्टर ऑफ बैंड, ऑर्केस्ट्रा ऑफ बैंड पीयूष ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि को भी कोई और ग्रंथि कंट्रोल करती है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो बच्चों इस सवाल का आंसर क्या जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो ये सवाल कहां से आया है, हार्मोन वाले सेक्शन से ये सवाल आया है। अगला सवाल लेते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट में लक्षण मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉलिकुलर सिस्ट में लक्षण मिलेंगे, पहले तो हम ये वापस समझ लेते हैं फॉलिकुलर सिस्ट होता क्या है। देखो बच्चों आपने 2 प्रवस्थाएं बांटी हैं, एक प्रवस्था मध चक्र की जहां पर अंडाशय पर फॉलिकल मिलता है जिसे हम फॉलिकुलर स्टेज कहते हैं। देखिए प्रोईस्टस में हल्का फॉलिकल बना था, याद आ रहा है, और ईस्टस अवस्था में बड़ा फॉलिकल बन गया था जिसको हमने ग्राफियन फॉलिकल कहा था, याद करिए बच्चों। और जब ग्राफियन फॉलिकल की थीका इंटरना कोशिका से एक हार्मोन स्त्रावित हो रहा है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, और यह हार्मोन क्या करता है बच्चों, ताव के लक्षण प्रदर्शित करता है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह 2 अवस्थाएं प्रोईस्ट्रस और ईस्ट्रस में बनने वाली फॉलिकल लंबे समय तक इस अंडाशय पर बनी रहेगी तो उसे हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। समझिए वापस, अगर अंडाशय पर फॉलिकल बनी रह जाए, वह कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित नहीं हो, ऐसी अवस्था को हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। तो अब आप सभी जान रहे हैं कि अंडाशय पर अगर फॉलिकल बनी रही तो उससे क्या होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होगा, और ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होगा तो वह क्या करेगा, तो वह पशु को लंबे समय तक ताव में रखता है। तो ऐसे पशु जो लंबे समय तक ताव में हो क्या कहलाते हैं, निम्फोमैनिक। तो बच्चों इसका आंसर क्या जाएगा, मध का सामान्य होना,
मद का असामान्य रूप से छोटा हो जाना, मद का असामान्य रूप से लंबा हो जाना। देखो मैंने यहाँ पे मद चक्र नहीं लिखा है। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि मद और मद चक्र में अंतर समझना। मद चक्र लंबा नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मद की अवस्था लंबी हो जाती है। केवल मद लंबा होता है, मद चक्र नहीं। और मद लंबा इसलिए होता है क्योंकि यह फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल बनी थी यह फट नहीं रही है और इससे लगातार ईस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित हो रहा है। हार्मोन से फिर सवाल आ गया। अगला सवाल लेते हैं, कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? बहुत ही सीधा सवाल। अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH हार्मोन। अब याद करिए बच्चों, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित हो रहा था जिसका नाम था GnRH, और यह GnRH क्या करता था आप सभी को मालूम है, अग्रपीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित कराता है जिसका नाम है FSH और LH। FSH फॉलिकल का निर्माण करता था अंडाशय के ऊपर, जबकि LH क्या करता था, इस फॉलिकल से अंडोत्सर्ग करवाने के पश्चात कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता था। याद रहेगा बच्चों वापस आपको कि LH हार्मोन ही अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है। यह सवाल फिर हार्मोन से आया। पूर्व की परीक्षाओं में ही ये सवाल पूछे गए हैं और इन्हीं प्रश्नों को हमने इस प्रश्नोत्तर में समाहित किया है। अगले प्रश्न को लेते हैं, मद चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन PGF2 अल्फा स्त्रावित कहां से होता है? अब देखो बच्चों, इसी डायग्राम में आपने देखा कि जब LH हार्मोन, आपको याद आ रहा होगा, LH हार्मोन से अंडोत्सर्ग होने के पश्चात यही LH हार्मोन एक चपटी मासल संरचना का निर्माण करता था जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम अगर बनी रहती है तो उस कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। अब बच्चों हम सबको पता है कि यह प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण को बनाए रखता है, गर्भाशय में संकुचन को रोकता है, और यह कार्पस ल्यूटियम बनी रही तो अगला साइकिल नहीं आएगा। इसलिए गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन या PGF2 अल्फा कहते हैं, जो इस कार्पस ल्यूटियम को हटाता है और मद चक्र को नियंत्रित करता है। मद चक्र को नियंत्रण का मतलब है जो मद चक्र रुका हुआ था वह मद चक्र अब आगे बढ़ेगा। अगला सवाल, मद चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? तो बच्चों आप सबको मालूम है मद चक्र को हमने 4 अवस्थाओं में बांटा था, प्रोईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटईस्ट्रस और डाईस्ट्रस। और डाईस्ट्रस अवस्था सबसे लंबी अवस्था होती है जो कि गायों में 12 से 13 दिन की होती है। इस सवाल का आंसर क्या जाएगा बच्चों, डाईस्ट्रस। अगर ईस्ट्रस की जगह यहाँ पे एनीस्ट्रस आता, इस सवाल को आप इस तरीके से समझिए कि सर कि एनीस्ट्रस आ जाए तो हम क्या करें? बच्चों एनीस्ट्रस मद चक्र की अवस्था नहीं होती है। मैं फिर आपको समझा देता हूं कि अगर किसी पशु का नाम नहीं लिखा गया इसका मतलब उन्होंने सामान्य तौर पर गायों की बात करी है, और गायों में एनीस्ट्रस मद चक्र की अवस्था नहीं होती है। ऐसी स्थिति में भी डाईस्ट्रस ही इसका आंसर जाएगा। तो आप ये नोट कर लीजिए बच्चों कि मद चक्र की सबसे लंबी अवस्था डाईस्ट्रस होती है, चाहे ऑप्शन में एनीस्ट्रस ही क्यों ना हो। पॉलीईस्ट्रस एनिमल के अंदर एनीस्ट्रस अवस्था नहीं पाई जाती, गायों में यह एनीस्ट्रस अवस्था नहीं पाई जाती। हाँ, अगर क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया जाता कि कुतिया में मद चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है तब हमें एनीस्ट्रस को चुनना था, अन्यथा हमें केवल और केवल डाईस्ट्रस को ही चुनना है। अगला प्रश्न आता है, कृत्रिम गर्भाधान का सबसे उपयुक्त समय है? तो बच्चों वापस रिवाइज करते हैं। एक बात मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में समझाई थी कि केवल और केवल ईस्ट्रस अवस्था यानी मद की अवस्था में ही मेटिंग होती है, इसलिए हमें ऐसी अवस्था इन आंसर्स में से चुननी है जो कि मद में आती हो, मद चक्र में नहीं। तो मद अवस्था कौन सी होगी? मिड ईस्ट्रस। और मद अवस्था को हमने 3 भागों में बांटा था, अर्ली, मिड और लेट।
तो बच्चों बहुत बार आप गलतियां करते हो, कृत्रिम गर्भाधान को भी आप मैट ईस्ट्रस में ले जाते हो। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूं बच्चों, मैट ईस्ट्रस के अंदर केवल और केवल अंडोत्सर्ग होता है, वो भी केवल गाय भैंसों में। बाकी सभी पशुओं में अंडोत्सर्ग भी ईस्ट्रस में ही होता है और मेटिंग अवस्था भी ईस्ट्रस में ही आती है, जबकि गाय भैंसों में केवल अंडोत्सर्ग मैटिस्ट्रस में, लेकिन मेटिंग ईस्ट्रस अवस्था में ही होती है। इस ईस्ट्रस अवस्था को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, अर्ली, मिड और लेट। मिड जो ईस्ट्रस अवस्था होती है वह सबसे उपयुक्त अवस्था होती है, तो इसका आंसर जाएगा बच्चों मिड ईस्ट्रस। किस पशु में मध्य चक्र सबसे छोटा होता है? देखिए फिर वही सवाल घुमा कर आया है, जो सवाल हमने तीसरे सवाल में देखा था, इस सवाल का थोड़ा सा परिवर्तन किया। देखो बच्चों, इसी सवाल को 2 तरीके से लिख लिया हमने। पहले में हमने पूछा था कि मध्य चक्र की मध्य अवस्था किस पशु में सबसे छोटी होती है, और अब हम बात कर रहे हैं किस पशु में मध्य चक्र सबसे छोटा होता है। यहां पर हम पूरे चक्र की बात करेंगे, तो आप जानते हैं कि भेड़ों में यह चक्र 16 से 17 दिन का होता है। 16 भी ठीक है, 17 भी ठीक है बच्चों, कंट्रोवर्सी नहीं करनी है इसके अंदर। बकरियों में यह 20 दिन का होता है, गायों में यह 21 दिन का होता है, और घोड़ियों में भी यह 21 दिन का होता है। तो अब आप स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि जब चक्र की बात की जाएगी तो इसका आंसर आएगा भेड़। तो बच्चों इस तरह से हमें सवाल करने हैं और आपको इसी तरीके से इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद।